व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान अतीक और प्रोग्राम का नाम है दी इन्वेस्टर। और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हर एपिसोड में कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ मिलाएं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। और ऑब्वियसली जिंदगी का नाम ही सीखना है। और अगेन वक्त के साथ तो बहुत सी चीजें अब तेजी से चेंज हो रही हैं, तो जिसमें सीखने का अमल सबसे अव्वलीन तरजीह भी होना चाहिए। आज हमारे मापेन बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको सलामत रखे। इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है और उसके साथ साथ उन्होंने लाइफ में बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। मगर इनके एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने हमेशा ये कोशिश अपनी लाइफ में की है कि जो उन्होंने सीखा है वो दूसरों से शेयर किया है। और वही चीज़ आज हमें बड़ा ही इस चीज़ पे उकसा रही थी कि हम उनको पर्सनली ऑब्वियसली हमने रिक्वेस्ट भी की और उन्होंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हमारे स्टूडियोज में आज हमारे साथ मौजूद है सर आसिम ख्वाजा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टूडियो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपसे ऑब्वियसली इन एंड ऑफ कांटेक्ट रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे ही पाकिस्तान में आए हैं तो आपने हमें टाइम दिया और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस भी करनी है और जो वक्त है बहुत कम है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं दूसरी तमाम चीजें छोड़ दूं क्योंकि जब हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें आ जाएंगी। सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आपकी लाइफ के 22 साल आपने यूके को दिए और उस यूके के 22 साल के अंदर आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे लिए काफी मोटिवेशन का साबित है कि आपने 90 कंट्रीज का विजिट कर लिया 22 साल में। 90 मुल्क, मतलब समझिए कि तकरीबन वर्ल्ड टूर आपने कर दिया तकरीबन, ठीक है। उसके बाद आपने 20 कंट्रीज के अंदर अगेन जॉब के हवाले से, असाइनमेंट्स के हवाले से स्टे किया। 6 कंट्रीज में तो आपको मतलब कुछ ज्यादा जैसे कहते हैं ना मौके मिले कि आप अब वहां जाएं, वहां के मामलात को देखें, अगेन सारी चीजें। आपकी अपनी जॉब यूके की गवर्नमेंट के अंदर जो आजकल सबके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइबर सिक्योरिटी, तो आप माशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी हैं और आप यूके की गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसीज जो डेवलप होती है उस पर आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आज बहुत सी चीजें हम चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिए और यूथ के लिए भी हम जो है ना डिस्कस करें। सबसे बड़ी चीज है कि आजकल हम पाकिस्तान नहीं पर पूरी दुनिया में कंप्यूटर साइंसेज और एआई का बड़ा मामला होता है। तो आप 2003 में कराची से मूव हुए यूके अगेन, यानी कि हम देखें तो ये 22 साल पहले भी एक बूम वाली इंडस्ट्री थी आईटी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है आज के आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और स्कूल में आप किस तबीयत के स्टूडेंट थे? होते ना कोई शरारती स्टूडेंट होते हैं, कोई बड़े नोटोरियस होने के साथ साथ बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें करते हैं और कुछ होते हैं बिल्कुल खामोश और किताब वगैरह वाले। तो आप किस तरह के स्टूडेंट थे और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग से पर्सपेक्टिव से शुरू किया है इसको। देखें मेरी बचपना जो सारा वो नाज़माबाद कराची में गुजरा, वहीं हमने क्रिकेट खेली, वहीं स्कूलिंग की, सारी शरारतें वहीं की। लेकिन जो आपने सवाल किया, मैं सच बताऊं तो सोशल ज़्यादा नहीं था, दोस्त कम बनाए और किताबों में ज़्यादा वक्त गुजरा और बस किताबें पढ़ने का शौक़ था जो बचपने से वालिदैन ने लगाया। और नहीं शरारतें नहीं की, बस एग्जाम, घर, स्कूल, पढ़ाई। मतलब फिर तो आप तकरीबन तमाम तर टीचर्स के पैम्पर्ड लाडले स्टूडेंट होंगे। मतलब आज जब आप यहाँ पर मौजूद है तो आज आपको कहीं याद आ रही है वो टीचर्स जिन्होंने आपकी लाइफ में आप समझते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दोज पीपल्स आई एम टुडे समथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, हर एक की जिंदगी में ऐसे टीचर्स होते हैं और मेरी जिंदगी में जो रह कर मुस्तकिल जो आती हैं वो एक हमारी इंग्लिश की टीचर मिस नासरा होती थी, जो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जहाँ भी हैं खुश रहें, आमीन। और उनका बड़ा सपोर्ट रहा हमेशा। बड़े गुस्से वाली टीचर होती थी वो हमारी और सबको डर लगता था, लेकिन मुझे कभी उनसे डांट नहीं पड़ी। तो वो इंग्लिश में बड़ा इनकरेज करती थी। उन्होंने एसेज वगैरह जब भी लिखवाए थे उसमें मुझे कप्स वगैरह अवार्ड्स देती थी, तो बड़ा मजा आता था। बेहतरीन। सर अगेन जब हम ये बात करते हैं कि स्कूल का वक्त गुजर जाता है तो कॉलेज आता है और कॉलेज में हमें कहीं ना कहीं एक माइंड सेट होता है कि मुझे आगे जाके करना क्या है। तो आपका स्कूल में क्या ख्वाब था? क्योंकि बच्चा स्कूल में ख्वाब देखता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंसदान बनूंगा। हमारे यहाँ उस टाइम आईटी का ये इस तरह का कुछ नहीं था कि आईटी स्पेशलिस्ट बनूंगा, जो मुझे समझ में आ रहा है आपके टाइमों में नहीं होगा। हमारे यहाँ ये था डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, साइंसदान सबसे बड़ी चीज होती थी, या पायलट बनेगा।
आपके स्कूल में क्या ख्वाब थे और कॉलेज में आके आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आप कहाँ जाएंगे? देखें, मेरे बड़े भाई ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी, वो मुझसे 10 साल तकरीबन बड़े हैं। तो कल्चरली हमारे यहाँ ये होता है कि जी बड़ा जो भाई है बहन है वो हमारी रोल मॉडल बनते हैं। तो मैं बहुत छोटा था, प्राइमरी से सेकेंडरी जा रहा था जब भाई हमारे कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए यूएस चले गए थे। तो मैंने कहा वो हमारे रोल मॉडल हैं, तो भाई कंप्यूटर साइंस जो है ये पढ़नी चाहिए। उसके थोड़े अरसे बाद जो है एक Y2K का बहुत बड़ा एक बूम आया कि एक Y2K बग था कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। तो बहुत से, तो अब यंगर जनरेशन आप लोग जो है उन नहीं इसके बारे में मालूम होगा, तो कंसिडर इट दैट वाज अ इशू। तो बस ये चेंज हुआ स्कूल में। तो रोल मॉडल जैसे मैंने कहा कि भाई थे। कॉलेज में वक्त नहीं मिला ये सोचने का। कॉलेज की पढ़ाई बहुत टफ थी। मैंने आगा खान हायर सेकेंडरी करीमाबाद से पढ़ा, और ये अक्सर मैं फैमिली से भी बात करता हूँ कि जो कॉलेज के मज़े जो हम सुनते रहे कराची में कि आप ये क्लास बंक कर ली, सिनेमा चले गए, मज़े कर लिए, ऐसे मज़े नहीं हुए। एक वो रिग्रेट ही रह गया। ये यार हम जो दोस्त यारों को फ़ोन करते थे तो वो बताते थे कि भाई हम तो आज मूवी देखने गए थे। मैंने कही चाहे वो डीजे थे, आदम जी जहाँ भी थे वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, लेकिन रोज क्लासों का कोई वो जरूरत नहीं थी। हमारा ये था कि सुबह से शाम तक वो टफ, उनका भी पढ़ाई करनी है, बोर्ड की भी पढ़ाई करनी है। बहुत टफ वो 2 साल गुजरे। अच्छा, जैसे मैम नासरा आपको इंग्लिश में काफी टफ टाइम देती थी, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह आपने बताया ऐसे लिखवाना सारी चीजें। कॉलेज में कोई ऐसा आपके लिए रोल मॉडल टीचर रहा जिन्होंने आपको बहुत टफ टाइम दिया हो? जिस तरह आपने कहा कि ख्वाहिशें हजारों थी, आप न सिनेमा जा सके न बंक कर सके, तो यानी कि कोई तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए उस वक्त मैं ये कहूँ कि फरिश्ता था? नहीं, सो ये 3 मुख्तलिफ बातें। एक तो ये कि हम वो बंक क्यों नहीं कर सके कि आगा खान हायर सेकेंडरी में इजाजत नहीं थी और बहुत टफ स्ट्रिक्टनेस थी, तो मौका नहीं मिला। बिल्कुल। और लेकिन जो टफ थे वो हमारे एक सर नुसरत होते थे, वो बहुत टफ थे। वो आर्मी स्कूल, एयरफोर्स स्कूल के बैकग्राउंड से आए थे, तो बड़े डिसिप्लिन रखते थे, तो वो टफ थे हमारे, अगर आप उसकी बात करें। लेकिन फरिश्ता सिफत और अच्छी नेचर वाली हमारी एक उर्दू की टीचर हुआ करती थी, वो बड़ी प्यारी खातून थी, टू नाइस। तो वो याद रहती हैं। एक इंग्लिश की हमारी टीचर थी, नाम मैं भूल गया उनका। जी। लेकिन वो बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस। देखें, मैं हमेशा जिंदगी में उन लोगों को याद रखा, शायद सभी ऐसे हो गए, कि अखलाक किसका अच्छा है। हमारी वालदा एक बात कहती हैं कि हमारी नानी कहती थी हमेशा कि गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात कर दो। तो मैंने जिंदगी में इसको बहुत अप्रिशिएट किया और कोशिश अब ज्यादा करता हूँ, और उनकी बहुत कदर करता हूँ जो अच्छे से बात करते हैं और अखलाक से रखते हैं। देखिए, इट्स अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, इट्स अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। यस। तो आप अपनी इज्जत करवा नहीं सकते जबरदस्ती, वो सिर्फ फेस पे होगी एक चीज। लेकिन आपके लिए अगर इज्जत लोग करें ना, अच्छे से याद करें आपके पीठ पीछे, तो समझे मिशन अकम्प्लिश। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी ट्रू सर। अगेन भाईजान आपके रोल मॉडल रहे, एंड देन अगेन टीचर्स का बड़ा अच्छा संगम रहा आपके लाइफ में। नासरा, नुसरत, मतलब ये जो 2 नाम है बहुत मिलते जुलते हैं, तो कहीं ना कहीं नून और स्वाद का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में रहा है। यूनिवर्सिटी का क्या इत्तेफाक हुआ? कैसे, मतलब आपने यूनिवर्सिटी जैसे लाइक अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपकी किस तरह सिलेक्शन हुई? माइंडसेट क्या था? किस तरह आपने ऑप्ट किया ये ऑप्शन? अच्छा, ये यूनिवर्सिटी मेरे एजुकेशन के सारी जिंदगी का बेहतरीन साल था। ज़ैबिस्ट के मेरे ज़ैबिस्ट के जो साल पूरे एजुकेशन करियर में सबसे बेहतरीन साल थे, इसका कोई शक नहीं है, और ये हमेशा मैंने ये बात कही। और अच्छा, मेरा बैच बैचलर्स का पहला बैच था, BCS का पहला बैच था। तो एडमिशन टेस्ट हुआ, उसमें हम बैठते थे, वो पेपर बेस्ड एग्जाम हुआ, उसमें लिस्टें लगी है वो। तो उसमें फिर जो यूनिवर्सिटी का माहौल है वो बड़ा डिफरेंट होता है। तो उस माहौल के अंदर जो है वो एकदम से लगा कि हम फोकस कर सकते हैं, आज़ाद सांस ले सकते हैं, आज़ाद, और जो आपका शौक है आप वो करें। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे उसमें, वो सब्जेक्ट्स जिनमें मज़ा आता था या टीचर अच्छे थे उसमें ज़्यादा मज़ा आया, ये जो भी थी। तो इट वाज मोर फन स्टडीइंग।
अगेन जो स्कूल में टीचर्स, अगेन मैंने आपसे कॉलेज की बात की, वहां पर भी टीचर्स, और ज़ैबिस के आप कह रहे हैं 4 साल बड़े ही मतलब आउटस्टैंडिंग रहे, ऑब्वियसली डिफरेंट लर्निंग्स हुई होंगी, एंड देन यू वर द फर्स्ट बैच ऑफ ज़ैबिस यूनिवर्सिटी। सो मेरा सवाल अगेन ये होगा कि ज़ैबिस में आप देखें, जब किसी हीरे को तराशा जाता है ना, तो जौहरी का ये कमाल होता है कि यार वो उसने हीरा ऐसा तराशा है कि वाकई उस हीरे की वैल्यू नजर आ रही है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में वो जौहरी कौन थे, कौन से टीचर्स थे जिनको आज आप कहते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव्ड सो मच? क्योंकि गाइडलाइंस, मैं ये अपनी लाइफ में मानता हूँ कि गाइडलाइंस के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और माजत के साथ आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम भी आपसे इस वक्त गाइडलाइंस ही ले रहे हैं कि हमें आइडिया होना चाहिए। अगेन आपकी बात प्रिविलेज, जी, यस। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हमें बताएं कि आपके यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे। जी, अच्छा, जिस ज़माने में मैंने ज़ैबिस से बैचलर्स किया है फिर मास्टर्स की, उस ज़माने में ज़ैबिस की रैंकिंग टॉप 20 एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में टाइम्स मैगजीन में आई। तो 1-2 अगर मैं कहूँ कि 1-2 की वजह से हुआ, ये नामुनासिब होगा। ये ऑफ कोर्स मेरे अपने फेवरेट टीचर्स रहे हैं और यकीनी तौर पे हर एक के होते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा बैच, फैकल्टी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेकर, उस वक्त हमारे डॉक्टर लगारी हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते थे, मोहतरमा साहिबा हयात थी, और मैंने डॉक्टर इकी खान कंपटीशन कहलाता था, सॉफ्टवेयर कंपटीशन, जब ऑल पाकिस्तान सॉफ्टवेयर कंपटीशन उसके बाद कहलाने लगा, और मुझे नहीं मालूम कि अब क्या कहलाता है, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हूँ पाकिस्तान के माहौल से काफ़ी अरसे से। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस कंपटीशन कहलाते थे। तो मैंने 2 मुख्तलिफ ग्रुपों में एक साल ऑल फर्स्ट प्राइज स्टूडेंट कैटेगरी में जीता, अगले साल एक ग्रुप हमारे जिस ग्रुप में गया उसने ओवरऑल बेस्ट प्राइज प्रोफेशनल कैटेगरी जीता। और हम लोगों ने अवार्ड रिसीव किया डॉक्टर इकी खान और डॉक्टर समर से पर्सनली, ज़ाहिर है उनके इवेंट थे, और बहुत प्रिविलेज की बात होती थी कि आप जो है कंपीट कर रहे हैं नस से, GIK से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से। बिल्कुल। तो अच्छा, शुरू से अच्छे टीचर्स मिले, मैम ओबिया बर्नी थी, और इसके अलावा आसिफ ख्वाजा साहब थे, असलम मेमन थे, और अल इमरान रिजवी थे। ये सारे टीचर्स थे। हमसे पहले डॉक्टर सांगी होते थे। तो ये टॉप की वो क्रीम है जिन्होंने, मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा, जिन्होंने ज़ैबिस को बनाया। अजरा मकसूद साहबा MBA कोऑर्डिनेटर होती थी। ये लोग वो थे जिन्होंने विजन दिया। दे वर नॉट थिंकिंग जस्ट इन द बॉक्स, दे वर थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। सही। अच्छा, अगेन बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, एंड देन अगेन आपको पता है कि इंटर्नशिप का दौर भी होता है। तो इंटर्नशिप आपकी कैसी रही और कहाँ की? अच्छा, इंटर्नशिप मेरे ख्याल से PSO में की थी कुछ महीने हमारे बैच ने। अच्छी रही। उसमें थोड़ा हमने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाई थी, लेकिन इतना साल हो गए तो कुछ ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 महीने की हमने शायद इंटर्नशिप की थी। सही। सर, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जब आपकी नॉलेज का स्पैन बढ़ता है और आप चीज़ों को फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी डेडिकेशन किसी चीज़ पे सर्व करते हैं, तब जाके आप कुछ अचीव करते हैं। इफ वी गो बैक इन 2003, दैट वाज अ टाइम शायद जब इंटरनेट का कनेक्शन भी इतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब अगेन आपको कोई चीज़ उसको कमांड देनी होती थी, उसके बाद इंतज़ार करना पड़ता था कि भाई वो ऑब्वियसली सर्फिंग पे जाए, फिर वो अपना रिट्राइव बैक करे, फिर आपको वो चीज़ मिलती थी, यहाँ भाई अब ये जवाब है। और अगेन जैसे आज AI है, फिंगर टिप्स पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, उस वक्त इंटरनेट पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो यूके का विजन अमेजिंग सी स्टोरी लगती है मुझे। मतलब मैं जब इस चीज़ को सोचता हूँ कि उस वक्त देखें, आज तो एम्बेसीज ये वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ हो गया। एक नाज़माबाद से फैमिली बिलोंग करती है, अगेन एजुकेशन सारा कुछ, बड़े भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह US वगैरह की, जैसे आपने बताया। तो आपका माइंडसेट यूके की तरफ कैसे मूव हुआ? क्या विजन 2003 में था आपका? या आप ऑब्वियसली कहते हैं कि आपकी सराउंडिंग्स बड़ा कमाल रखती है, और जो आपके मेंटोर्स होते हैं, क्योंकि आपके विजन वगैरह को डिजाइन और डेवलप करने में उनका बड़ा किरदार रहता है कि मतलब अगर ये कहें कि आपका ख्याल क्या है, सोच क्या है, फिक्र क्या है, जुनून क्या है, इश्क क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा गाइड चाहिए होता है जो वहां तक आपको पहुंचाए। तो आपकी लाइफ में ये यूके वाला मामला कैसे था?
अच्छा, ये आपने बहुत सारी चीजों, बहुत सारे तार छेड़ दिए इस सुर के आपने इस वक्त ना। जी पहली बात तो ये कि ये जो इंटरनेट पे मालूमात नहीं थी, मैं तो उस जमाने का हूँ कि मुझे ये भी याद है कि कंप्यूटर ऑन करने के लिए आपको एक फ्लॉपी डिस्क डालनी पड़ती थी, वो बूट ड्राइव, फिर कंप्यूटर स्क्रीन आती थी, और उसके बाद फिर कंप्यूटर चलता था। और अगर कोई दोस्त पसंद नहीं आता तो वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक गोल सा हिस्सा था, उसको आप अगर उंगली से या किसी चीज से कर दो तो इट्स फिनिश्ड। और मतलब अब तो लोगों को निंटेंडो और क्या क्या चीजें, प्ले स्टेशन, पहले इट वाज ऑल कमोडोर 64, पहले वाले लोग बताएंगे तो वो क्या चीज होती थी। तो आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन। ज़ैबिस्ट के अंदर एक रूम होता था, उसको कहा जाता था कंप्यूटर रूम। तो उस कंप्यूटर रूम के अंदर जाके आप अपना इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते थे और मतलब ईमेल वगैरह चेक कर सकते थे। तो ये वो जमाना था, क्योंकि मोबाइल फोन वाज नॉट वेरी कॉमन। वेरी ट्रू। तो हमने ये सारी वो दौर भी देखा, ज़ैबिस्ट में ही देखा वो दौर। अच्छा, यूके का जहाँ तक मामला है, और थोड़ा अपने रोल मॉडल विजन की बात की, ये हमारी बात थोड़ी ऑफलाइन भी हो रही थी कि मोटिवेशन और घर का एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है, और इनकरेजमेंट फ्रॉम होम बड़ा मैटर करता है। तो घर में हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का माहौल, रुझान रहा, और मतलब पिछली जनरेशन से भी रहा। स्कूल टीचिंग हुई, कॉलेज टीचिंग हुई, या शुरू से अम्मी किताबों में वालिदैन ने इनकरेज किया कि आप ये स्टोरी बुक पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें। और शायद हमारी बात भी हो रही थी इस बारे में कि चूंकि नई बुक्स बड़ी महंगी होती थी, स्टोरी बुक्स के लिए जो भी कोई, तो सेकंड हैंड बुक्स बिल्कुल अम्मी दिलाने जाती थी समर हॉलीडेज में पढ़ने के लिए। तो वो एम्प्रेस मार्केट में एक बड़ा जबरदस्त स्टोर होता था, टिटबिट बुक स्टोर कहते थे, छोटी सी दुकान, वो बड़ी बड़े पुराना, वो ओल्ड विंटेज कंस्ट्रक्शन। तो उसमें जाके फिर अम्मी भी पहले कहती, देखो वो तारीफ करेगा आपका, क्या जबरदस्त बेटा है माशाल्लाह, और ये खबरदार जो तुमने 2 से ज्यादा किताबें ली। सही। तो वो किताबें सस्ती मिल जाती थी, फिर उसको पढ़ते थे, वो सीरीज और ये सब। तो अंग्रेजी बनी, उससे इनकरेजमेंट आई। घर में पेरेंट्स इंग्लिश में इनकरेज करते थे, कभी इस तरह नहीं टोका कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। ऑफ कोर्स वो आइडियल था कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, घर में डॉक्टर्स काफी हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, या आप इंजीनियरिंग करें, या अकाउंटेंट बनना है, MBA कर लें। लेकिन कंप्यूटर साइंस जो है वो भाई की तरफ से हुआ। और यूके किस तरह हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैंने आपको बता रहा था कि उस जमाने में ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती थी। बिल्कुल। तो हाथ से सारे ऐसे लिखने पड़ते थे, हाथ दुख जाते थे। एक हर यूनिवर्सिटी आपसे ऐसे मांगता है 5000 वर्ड्स का या जैसा भी, तो आपको लिख के, फिर वालिद साहब मेरे हयात थे तो ले जाते थे GPO, सदर GPO शायद था, बिल्कुल। तो वहां जाके हम पोस्ट करते थे एनवेलप, एडमिशंस के लिए करस्पॉन्डेंस। तो वो अप्लाई करने शुरू किए, तो वहां से फिर एडमिशंस आने शुरू हुए। ऑक्सफोर्ड से आया, डरहम से आया, एडिनबरा से आया, तो सारे आने शुरू हो गए। और उसी जमाने में तो फिर ऑक्सफोर्ड का एडमिशन लेटर आया कंप्यूटर साइंस का, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि भाई जी ऑक्सफोर्ड ने वो किया है। तो फिर बस वहां से फिर सिलसिला चला। अच्छा, आपकी लाइफ में मतलब काफी सारी चीजें जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से सब कुछ हुआ, ऑक्सफोर्ड का माइंड क्यों? हालांकि MIT भी था, YAL भी था, दूसरे और भी थे जी। तो ये ऑक्सफोर्ड क्या था? मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 2-3 ऐसे हमारे वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं, हमारे मैं ये कहूँगा कि स्टार्स हैं पाकिस्तान के, जैसे मोहतरमा की बात करें, ऑक्सफोर्ड से रिलेशन है उनका भी। तो आपके माइंडसेट में ऑक्सफोर्ड ही क्यों था, मैं ये जानना चाहूँगा। देखें, मैंने अमेरिका नहीं, उस जमाने में अमेरिका का मैंने नहीं अप्लाई किया, मैं फोकस यूके पे किया। मेरे वालिद साहब यूके में थे 60s में, तो वो, और फिर एक ट्रेडिशनल एक विलायत का एक कॉन्सेप्ट है ना, स्टैंडर्ड। और फिर जब ऑक्सफोर्ड का एडमिशन आया, ऑफ कोर्स मोहतरमा इंस्पिरेशन थी, और जितने मतलब एक रोल मॉडल जैसे जिंदगी में एक होते हैं ना, कि ये जिस तरह लोग बात करते हैं, पर्सपेक्टिव होता है, तो जिंदगी में किस तरह आप अप्रोच करते हैं चीज़ों को, वो भी बनना चाहिए। ये सब चीज़ें तो नहीं सोची उस पर, लेकिन ये पता था कि जी अगर ऑक्सफोर्ड जाएंगे तो एक अच्छी एजुकेशन, मयारी एजुकेशन मिलेगी। वो बॉलीवुड का डायलॉग होता है ना, मेरा बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ेगा। बिल्कुल। तो वो वाली बात फीलिंग थी जी, वो रखा। और थोड़ा सा शो भी आ जाता है, हाँ भाई ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, या फिर जी वो वाली बात। तो सर बहुत सी चीजें लाइफ में होती हैं, और जो आपका सफर था कराची टू यूके,
अगेन यूके इज नॉट दैट इजी गेम जी। और अगेन जब आप अखराजात के मामला देखते हैं तो आपकी जिंदगी कैसे रही, फीसिस का कैसे हुआ, क्या आप वहाँ पार्ट टाइम जॉब करते थे या इनिशियली जब आप यहाँ से जा रहे थे तो किस तरह आपने मैनेज किया? देखें, कुछ बातें बाद में पता लगती है ज़िंदगी में कि किस तरह से हुआ। मेरे वालिद साहब एक सैलरीड एम्प्लॉई थे, एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली जिसमें एक मर्द काम करता है, वो सपोर्ट करता है अपनी फैमिली को, हाउसवाइफ घर बच्चों की परवरिश देखती है। तो एक तो मेरे भाई ने कुछ कर्जे वगैरह लिए क्योंकि वो हमसे बड़े थे और अमेरिका में थे, और कुछ जो मेजॉरिटी जो हिस्सा आया वो बाद में पता लगा कि जी हमारी वालदा ने जो उनका शादी का जेवर वगैरह है, जो कुछ भी था वो बेच के फीसें जमा की। और इसके अलावा जो आज भी हमारी वालदा करती हैं वो ये कि किफ़ायत शुआरी के अपनी चादर देख के फैलाओ। तो एक हमारे यहाँ वो सिस्टम था कि वो क्योंकि हमारे वालिद साहब चेन स्मोकर भी थे, तो अच्छा। वो बहुत खराब, वो भी गोल्ड लीफ कोई पीनी है तो शौक रखते। तो वालदा कहती थी कि भाई इस तरह से तो घर नहीं चलेगा, तो उन्होंने थैलियां बनाई हुई थी जमा करने की, कैश वाली सोसाइटी। रेड थैली, कोई ब्लू या येलो थैली थी, एक ग्रीन थैली थी। ग्रीन थैली रोजमर्रा की चीजों की थी और रेड थैली जो है वो अशद जरूरत पर। तो इस तरह उन्होंने कहा मैंने थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाया, जिस पैसे से भाई को भी पढ़ने के लिए भेजा, हमारे लिए कुछ पैसे निकले। तो लोग कहते थे कि पता नहीं, ये तो बहुत अमीर लोग हैं कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह पाक ने इस बचत में कितनी बरकत रख दी कि थोड़ा करके। और वो कहते थे भाई कि जैसे सिगरेट के लिए जो पैसा चाहिए, वो कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं एक चीज देख रहा हूँ आपकी बातों से कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी वालिदा को सेहत और सलामती अता फरमाए। मतलब उनका इतना फोकस विजन था कि उन्होंने अपने विजन को, अपने एम को, ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी सेटिंग्स में ढालकर आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आपकी लाइफ की है वो है एजुकेशन, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा। उस टाइम पे जहां पर हम पाकिस्तान में देखते हैं कि लोगों ने सिर्फ ये देखना था कि भाई बस पढ़ लिख लो, कोई जॉब कर लो, उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि आपको ऑक्सफोर्ड तक भेजना है, यूके भेजना है, एंड देन अगेन उस टाइम भी वही सब सेविंग्स। तो हेड्स ऑफ टू योर मदर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये कहूँगा कि ऑब्वियसली वालिद साहब का तो कंट्रीब्यूशन है ही, मगर वही बात कि आपने जैसे कहा कि मम्मी ने ये सब चीजें मैनेज की कि भाई चलेगा कैसे, होगा कैसे। और सबसे देरीना चीज ये होती है कि औरत का जेवर, कहते हैं कि औरत जो है ना अपने ऑर्नामेंट से शदीद मोहब्बत करती है, वो कुर्बानी बड़ी खतरनाक होती है एक औरत के लिए कि वो अपना जेवर हस्बैंड के लिए तो काफी टाइम बेच देती है, मगर औलाद के लिए ये बड़ा ही डिफरेंट मामला है। अल्लाह उनको मैं कहूँगा कि हर दम खुशियां आबाद रखे, क्योंकि हमारे लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और आज इस तवज्जुह से हमें आइडिया हो रहा है कि नो डाउट जो हम माँ के लिए सुनते थे, माँ उससे कई गुना ज्यादा आगे सोचती है अपनी औलाद के लिए। देखिए जो बॉडी बिल्डर होता है वो अपनी बॉडी दिखा के आता है, अमीर आदमी होता है वो एक अच्छी सी गाड़ी से आता है, लेकिन अगर किसी इंसान के पास शऊर हो, काबिलियत हो, एजुकेशन हो, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही कोई आप बात करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी कि आपने एक अच्छी गुफ्तगू का आगाज किया। वोकैबुलरी, डेप्थ, शफकत, उनकी शफकत से ही बहुत कुछ होता है, और वालदा तो होती शफकत है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगेन लाइफ बड़ी टफ होती है और कहते हैं कि कांटों पे चलना पड़ता है तभी जाके इंसान किसी मंजिल को लेता है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का हमेशा हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, तो वो बेहिसाब देता है। जिस तरह आप फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो अगेन मैं ये देख रहा हूँ कि यूके में आपकी लाइफ इजी नहीं रही होगी। इस डिग्री को हासिल करने के लिए क्या तको-दो करनी पड़ी, एंड देन अगेन वो तको-दो कहाँ तक चली जब आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा करम फरमा दिया। अच्छा, इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारी वालदा उन लोगों में से हैं कि अगर जैसे मोहल्ले में बच्चे शरारत करते हैं ना, कहना आपके बच्चे ने किए, तो हाँ मेरे बच्चे ने किए, तो अपने ही बच्चे को हमेशा कहना है कि तुम ही ने किया होगा। तो हमारी वालदा ने हमेशा सख्त होकर रखा कि और कभी इट वाज़न्ट गुड इनफ कि और मेहनत करो। तो अम्मी की वजह से इंस्पिरेशन तो नेचुरली हुई, लेकिन जब वो प्रोटेक्टेड वर्ल्ड से जब यूके इंसान देखे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपनी जर्नी जब बनाए वो बाहर निकले, या अपने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से जब बाहर निकलता है ना, तो उसको बहुत चीज़ें कॉन्फिडेंस आता है बात करने का, प्रेशर हैंडलिंग का, मुश्किल हालात फेस करने का। तो
वो मेरे लिए वो लर्निंग थी कि जब यूके गए और माँ बाप बताने वाले नहीं है, प्रोटेक्ट करने वाले नहीं है, डील करने वाले नहीं है, उन्होंने तो भेज दिया। अब रोज जो चैलेंजेस आ रहे हैं, और ये जो मैंने आपको बात की, चले उन्होंने एक हद तक एजुकेशन का दे दिया, लेकिन इसके अलावा जो खराजात हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें करनी है। मैंने बीच में जो बीच के सेमेस्टर्स थे उसमें रात को एक होटल रिसेप्शन पे काम करता था, दिन में 9 to 5 या 8:30 से 5-4 बजे तक हमारी पढ़ाई हो रही है। वो फिर बस लेके एक नए शहर, रात को मैं जाता था दूसरा शहर, ऑक्सफोर्ड के पास एक वेटली शहर है, तो वो नाइट रिसेप्शन में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक करता था वो ड्यूटी, और फिर आके दिन में पढ़ाई भी है। उसके अलावा जब वो रिसेप्शन नहीं किया तो फिर एक वो जैसे गोदाम वगैरह होते हैं, वहाँ लॉरियां लगती हैं, तो उस जमाने में लॉरियों को एम्प्टी और फिल करने का एक होता है, उसमें पैसे अच्छे मिलते हैं क्योंकि मेहनत का काम होता है, वो भी किया। ये छाले पड़ जाते थे क्योंकि वो बहुत सख्त काम है, और उसमें भी कहते थे जल्दी करो, तो वो स्लो, मतलब उनके लिए स्लो था ये। तो ये सारी चीजें इंसान करता है, लेकिन फिर आपको स्ट्रगल करने से कुछ हासिल करना आता है, फिर आपको समझ आती है, चीजें फेस करना आता है। तो ये सब चीजें चली जिंदगी में। उसके बाद फिर जिंदगी इवॉल्व हुई, और एक बहुत ही मैंने ऑल्टरनेट रूट लिया अपनी जिंदगी में चीजों के बारे में। सही, मैं यही जानना चाहता हूँ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ वो रूट, जब आपको एक तहम्मुल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने मेरी, जाहिर बात है देने वाली वो रब की जात है, आपको कहीं ना कहीं होता है कि यार अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नवाज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमेशा ही कहा, और जब नहीं कहा तो वालिदा ने दोबारा याद दिलाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो, हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने से नीचे देखो कि कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने की जहां बात आई वहां अपने से ऊपर देखो, कहाँ मंजिल, कहाँ आगे बढ़ना है। तो एक बहुत बड़ा पार्ट ये होता है हमारी जिंदगी का, लर्निंग का, कि आप यू शुड नेवर फील आई नो एवरीथिंग। हमें मुस्तकिल ये कोशिश करनी है। आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। वेरी ट्रू। मुझे हर शख्स से, हम आपस में बात करें, आपने कितनी प्यारी बातें अभी आप कर रहे थे चीजों के बारे में, मुझे कितना कुछ आपसे सीखने को मिला। हर इंसान से हम सीखते हैं, और वो सीखना सफर जारी रहता है। लेकिन सफर के दौरान में कुछ बीच में ऐसा एहसास हो चला था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने बात की कि जब लोगों ने अच्छा आप ये कर रहे हैं, अच्छा आप ये कर रहे हैं, अच्छा आपको, मैंने कहा यार अच्छा। और हमारी वालिदा हमेशा वो जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट और दीन में भी है कि हसद, जलन, नजर, तो हमेशा मुझे याद दिलाया, आज भी दिलाती हैं कि तुम ये क्यों पोस्ट करते हो, ये सोशल मीडिया पे क्यों डालते हो, ये क्यों कहते हो, नजर लगती है, डांटते हैं, नजर लगती है। लेकिन बिल्कुल मैं मानता हूँ इसको, और मैं उनको याद दिलाता हूँ कि ये जो चीजें मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ, ये दिखावा नहीं है इसका मकसद है दूसरों को मोटिवेट करना। सो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कि मैं दिखाऊं, मैं जी दुनिया का बहुत बड़ा इंसान हूँ, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों को भी गाइड करें। सही। अच्छा, माशाल्लाह आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, फैमिली वाइज भी सब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग, और सब रीजनली माशाल्लाह। एक अजीब सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, व्हाई नॉट डॉक्टर? मास्टर्स कर लिया, सब कुछ हो गया, व्हाई नॉट डॉक्टर? आपकी में जब डॉक्यूमेंट्स के साथ देख रहा था तो सर्टिफिकेशंस बहुत सारी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, उनके साथ अगर ये कहेंगे डॉक्टर आसिम ख्वाजा, इट्स गोना बी समथिंग वेरी वेटेड। या पीएचडी डॉक्टर की बात कर रहे हैं? अच्छा, पीएचडी डॉक्टर, क्योंकि दूसरे, मैंने कहा शायद दूसरे डॉक्टर की डॉक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ताया ने सिंध मेडिकल कॉलेज बनाया, माशाल्लाह। ही वाज द फाउंडर, ये आप गूगल कर सकते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, डॉक्टर ख्वाजा मोइन अहमद मेरे ताया थे। भुट्टो साहब के जमाने में भुट्टो साहब ने उनको टास्क दिया, तुमने रिकॉर्ड मुद्दत में, उन्होंने बना के खड़े करके दिखाई। वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिंध मेडिकल कॉलेज। वाओ। डाउ के वो डॉक्टर, वो प्रोफेसर थे, तो मेरे ख्याल से लियाकत मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाया उन्होंने, शायद वो लाड़काना में होता था उस जमाने में, इसमें मैं श्योर जरा याद नहीं आ रहा, लेकिन सिंध मेडिकल के वो बानी है माशाल्लाह। तो मैंने कहा शायद आप उस डॉक्टर पे निकल गए, लेकिन पीएचडी नहीं किया, क्योंकि एक तो ये कि कोई लग्जरी इतने पैसों की नहीं थी कि जी पीएचडी में बहुत टाइम लगता है, और दूसरी बात ये है कि जॉब करने में ये एहसास बहुत क्विकली हो गया कि हम रियल लाइफ मैटर्स अ लॉट, तो प्रैक्टिकल रियलिटी में जितना जल्दी आ जाएं उतना अच्छा है। और वो हालात नहीं बने, बस मास्टर्स के बाद जो है
बड़ा एक ऑल्टरनेट रूट लिया। जैसे मैंने कहा कि वो मैंने मास्टर्स के बाद और दूसरी जो ऑफर्स थी उसके बाद वो ठुकरा के एक अखबार में जॉब देखी कि जी जू में एक नौकरी आई है। अब हमारे यहाँ कहते हैं कि जी तुम पढ़ोगे नहीं तो चिड़ियाघर में काम करोगे क्या? हमने वो ख्वाब भी सच किया। तो मेरी वालिदा ने मुझसे 4 महीने बात नहीं की। मेरे वालिद साहब हयात थे तो वालिद साहब ने कहा कि यार तुम बात कर लो अपनी अम्मी से। वो बड़े अच्छे इंसान थे, रोब था बाप का, लेकिन फ्रेंडली थे, आप डिस्कस कर सकते थे, कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बातें। अम्मी का रोब जरा खतरनाक हो रहा था। तो वालिद साहब ने कहा, मैंने कहा मैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वही कहना कि ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस और ये वो। तो मैंने जैसे कहा कि ऑक्सफोर्ड के बाद चिड़ियाघर, तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान में अगर मैं ये बात कहूँ तो कहेंगे ओहो, जज करना फौरन शुरू होता है, ओ ये क्या मजाक, चिड़ियाघर सीरियस नहीं लेंगे। यूके में बहुत, ये मैंने कई लोगों को ये वाकया सुनाया कि जब मेरी जॉब लगी, मेरा प्रोफेशनल पहला जो अपॉइंटमेंट था वो HSBC के ग्रेजुएट प्रोग्राम पे था, जो बहुत मरहलों के बाद मिलता है। तो फाइनल इंटरव्यू था और वो सीनियर डायरेक्टर टेबल की दूसरी तरफ बैठा हुआ मुझसे सवाल कर रहा था। फाइनल राउंड था मेरा। वो बार बार जो है ना मुझसे इंटरव्यू के दौरान, सो टेल मी अबाउट योर जू एक्सपीरियंस, बार बार उस पे आ रहा था। मैंने कहा बस आज तो नहीं मिलने वाला ये। और मैं बार बार अपने ना ऑक्सफोर्ड और इधर उधर जा रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये वो। उसके बाद फिर वो उस पे फिर 2-3 दफा उसने सवाल किया जू के बारे में। फिर वो उठा वहां से और टेबल की दूसरी तरफ चल के आया मेरे पास और उसने ऐसे शाबाश दी। उसने कहा कि आई विश आई कैन स्वैप माई एक्सपीरियंस विद योर जू एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड, इट इज अमेजिंग व्हाट यू डिड। उसने एप्लीकेशन, अगेन पेपर का जमाना था ना, पेपर बेस्ड एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन मेरे आगे रखी। उसने कहा लिखो एंड लेट अस नो व्हेन यू वांट टू स्टार्ट। सुपर। मकते का बंद ये हुआ कि लाइफ में आप व्हाट एल्स आर यू डूइंग आउटसाइड योर बॉक्स स्टैंडर्ड स्टडीज, व्हाट इज योर हॉबी। और हॉबीज में आजकल मैं ऑनलाइन देखूं कोई कहते हैं जी आई गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। दिस इज नॉट अ हॉबी, दिस इज टाइम पास। आप टाइम पास करने के ड्राइव एंजॉय करते हैं, ये आपकी हॉबी नहीं है। बिल्कुल हॉबी है आप पढ़ना लिखना करें, आप कोई एक्टिविटी करें, कोई आप ही ने बड़ी प्यारी बात की CSR का काम करें, कोई किसी की मदद करें, कोई पढ़ाएं लिखाएं, कोई स्विंग निटिंग कर रहे हैं, पॉटरी कर रहे हैं, कुछ भी जिसमें आप माशरे को कुछ दे रहे हो जी, एंजॉय करें, टीम बिल्डिंग करें। लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, कोई कम्युनिटी टीम वर्क, ये चीजें करें। तो एक मेरे ऑक्सफोर्ड में मेरे प्रिंसिपल मेरे कॉलेज के हैं अभी भी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की मुझसे तो मुझे समझ आई। कहने लगे कि हम जब हमारे पास स्कॉलरशिप की एप्लीकेशनें आती हैं तो 100-150 एप्लीकेशन होती है जिसमें हमें सिर्फ 1 या 2 कैंडिडेट को देना होता है जी। ये मैं आपको माइंडसेट का फर्क दिखा रहा हूँ कि तुम चिड़ियाघर में काम करोगे वर्सेस हाउ पीपल इन द प्रोफेशनल एकेडमिया वर्ल्ड और प्रोफेशनल वर्ल्ड सी दिस इन द आउटसाइड फॉरेन वर्ल्ड। तो उसने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च बेस्ड एप्लीकेशन के लिए जितनी ये 150 एप्लीकेशन है तुम सामने देख रहे हो, ये सब MIT, कैम्ब्रिज, प्रिंसटन, येल, सब यहां से आ रही है, कार्नेगी मेलन। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इसमें? सब एक से एक जबरदस्त। हम फिर ये देखते हैं कि पढ़ाई के अलावा क्या चीजें की हैं उसने। कोई चैरिटी स्टार्टअप की है, कोई लोगों के लिए कोई काम किया है, कोई यूनिक काम किया है, कोई इनोवेटिव चीज की है, या सेल ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड किया है। तो हम ये चीजों पे फिर सेलेक्ट करते हैं। तो फिर वहां वो जू में काम करना काम आया, लेकिन किसी ने गाइड नहीं किया था उस जमाने में, ना मेंटोरिंग थी ना। अब आजकल तो हमारे पास बेनिफिट है ना कि हम ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, करियर काउंसलिंग एक चीज बन चुकी है। बिल्कुल, ये सब इस फॉर्मेट में नहीं थी, तो हमें अब तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन वो भी अल्लाह ने वो राह बना दी कि वो एक चीज लग गई साथ में जिसने स्टार्ट में हेल्प कर दी। सही। अच्छा, बहुत सी चीजें हम लाइफ में मतलब पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ आपकी लाइफ का हिस्सा बनती जाती हैं। आपने जैसे अभी थोड़ा सा बताया कि कंपैरेटिवली जब हम पाकिस्तान में देखें तो हमारी हॉबीज़ के नाम पे बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर हम इंटरनेशनली जाएं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जिसको करने में आपको मज़ा और सोसाइटी में बेहतरी ला सके, उस चीज़ को हॉबीज़ में कंसीडर किया जाता है। हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि आज भी हम ये सोचते हैं कि एक बच्चा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, साइंसदान बनेगा। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो बच्चे का है
इसमें हम किस तरह चीज़ों को मैनेज करें कि मतलब उनको हमें ये अब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने चिड़ियाघर की बात की या कोई और भी फील्ड ऑफ, जस्ट लाइक आप वहाँ पर ऐसा काम भी किया जिसमें आपको बोरी भी उठानी पड़ी, रिसेप्शन भी। अब तो देखें दुनिया में सबसे वर्सटाइल बिजनेस है होटल मैनेजमेंट का। आप देखें शेफ बड़े ही अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो दुनिया इवॉल्व होती जा रही है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी भी फील्ड का हो बच्चे को, तो उसको किस तरह हम मैनेज करें, किस तरह हम उसके लिए राह बनाएं कि वो अपनी इंटरेस्ट के, वही कहते हैं कि दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल हैं जो अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं। जी देखें, अगर अल्लाह ताला ने ऐसे हालात नहीं रखे कि चॉइस नहीं है और उस बच्चे पे फोर्स है कि उसने कुछ अपने माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए कुछ करना है, ये तो एक बहुत ही ऐसे हालात हैं कि अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। आमीन। और इसमें चॉइस नहीं होती, इंसान फोर्स मजबूर होता है कुछ करने के लिए। लेकिन अगर ऐसे हालात नहीं और ऐसे हालात हैं कि माँ बाप जो हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं और बच्चा अर्ली एज में है अपने, तो उसको इनकरेज करें कि उसको चैनलाइज करें, थोड़ा सारी चीज़ें बताएं, लेकिन उसको करने दें जो करना है, जो भी करना है। मैं ऐसे लोगों को ज़ाती अपने इर्द गिर्द जानता हूँ जिनको शेफ बनना था, लेकिन फैमिली सारी एक से एक लॉयर, पढ़ी लिखी, साइंटिस्ट, ये वो। उन्होंने कहा आप ये पहले एक खास लेवल तक पढ़ लें। वो पढ़ा, उन्होंने एक डिग्री ले ली, उसके बाद वो शेफ बन गए। उनको इनकरेज कर दिया, शेफ बनना है बन जाए। अब मेरा अपना नेफ्यू है, ही डजंट लाइक एकेडमिक स्टडी जैसा, मतलब उसको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाए, दिन भर उसको डांट करती है बेचारे को, लेकिन उससे कोई चीज मेरी और उसकी बड़ी जमती है। मतलब अर्ली टीनेजर, लेकिन वो सामने से कोई गाड़ी जा रही होगी ना, वो आपको बता देगा ये गाड़ी का ये मॉडल है, इसके अंदर ये इंजन है, इसकी डायनेमिक्स ये 12-13 साल 14 साल के बच्चे की आप बात कर रहे हैं, उसको गाड़ी के बारे में। उसको फिर मुझे एरोप्लेन्स का शौक है, उसको मैंने एरोप्लेन्स पे भी लगा दिया। एरोप्लेन्स के ये एयरक्राफ्ट इंजन ये होते हैं, ये ट्रेंट इंजन होते हैं, ये एयरबस के ये रोल्स रॉयस इंजन होते हैं। तो मैंने भी देखा कि वो एयरबस चैनलाइज कर, उसको एक राह दिखा दी उसको, ये भी एक ऑप्शन है, सिर्फ गाड़ियां ही नहीं है, मोटर बाइक भी है, एरोप्लेन्स भी हैं। तो वो कोई टेक्निकल घर में काम होता है, उसका विजन ब्रॉडर वो कर लेता है। अब यही बच्चा यहाँ पर जो कह रहे हैं नहीं पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, ये बच्चा बाहर जाए तो वही चीज वो टेक्निकल कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज करके अपना एविएशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या किसी किस्म की भी कोई चीज, जरूरी नहीं है कि उसको एक एकेडमिक प्रोसेस में एक खास लाइन से गुजारा जाए। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। Some people take you don't take one path and you shouldn't take one path, otherwise life will be very boring. अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जब क्रिएटिव लोग होते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह के ही होते हैं जो बुक से आउट होते हैं, मगर वो जब कोई चीज़ बना लेते हैं, डेवलप कर देते हैं। साइंटिस्ट की ले लें, ठीक है, वो जब करते हैं तो वो रिमार्केबल होता है। अगेन यहाँ हम अपने इस पाकिस्तान को देखते हैं तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ये माइंड सेट है कि यार बाहर निकलते हैं, बस बाहर निकलना है। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान में बैठ के लोग डॉलर्स कमा रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के अब लोग रिमोट बेस्ड जॉब्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। Why you need to go outside from Pakistan? क्यों आप ये अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में नहीं ला सकते? तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहते हैं ना कि जो दुनिया घूमता है उसका बड़ा ही ब्रॉडर विजन होता है, उसने डिफरेंट, देखिए हर कंट्री पाकिस्तान नहीं है और हर कंट्री पाकिस्तान से बेहतर भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और हर कंट्री में बड़ी लैविश लाइफ नहीं है। आपने अगर 90 कंट्रीज घूमी तो कहीं ना कहीं आपने ये कहा होगा पाकिस्तान इज फार बेटर, पाकिस्तान फार डेवलप्ड, far better than a lot of countries. ठीक है। तो अगेन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में यूथ के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। इवन पेरेंट्स ये चाहते हैं बस बाहर निकलेंगे लोग, पाकिस्तान में न रहे। अरे आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर चुका है, अच्छी स्किल्स उसके पास है, वो इक्विप्ड है बहुत सी चीजों को इन फ्यूचर कम्पीट करने के लिए। और अगेन वो अगर ऐसा मूव लेता है तो हो सकता है उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि घर पे बैठ के अच्छा कमा रहा है तो उसको बाहर जाने की जरूरत क्या है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें इस चीज पे गाइडलाइंस दें कि क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर भी हो सकती है, क्या जरूरत है आप अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाएं। ये और ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये कॉल आउट करूंगा यहाँ पर कि जी ये बात मैं खुद इस बात पे बहुत सोचता हूँ कि देखें, कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि जी अच्छा ये खुद तो बाहर चले गए और हमें कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर हैं। मैंने आप बात हम लोग कर रहे थे कि जिस सन में
जो मेरा जो वक्त था जिस वक्त मुझे निकलना था, उस वक्त कोई ना रिमोट कनेक्टिविटी थी, ना रिमोट वर्किंग थी। अपॉर्चुनिटीज आप जहां भी आपने करनी है, आपने फिजिकली करनी है, और यू हैव टू फाइंड योर वे। दीज ऑप्शंस डिड नॉट एग्जिस्ट। अब जो है ये हालात बदल गए हैं, हम अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन कर सकते हैं, चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप, नई बिजनेस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये अभी जिस इवेंट के लिए जो अभी इस्लामाबाद में जो इवेंट हमारा 2 दिन का, वो उसमें मैं एक पैनल पे था और मैंने डिजिटल अपस्किलिंग पे बात की। सही। उसमें ये एक बहुत बड़ा चीज़ जो मैंने उसमें पर्सपेक्टिव की, वो हमारा जो करिकुलम है, टेक्निकल करिकुलम, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल, ये सारी चीज़ें आती हैं। मेरा एक मानना है कि वी शुडंट जस्ट लुक हाउ टू फाइंड जॉब्स फॉर द यूथ, बट वी नीड टू मेक देम द क्रिएटर्स ऑफ जॉब्स। वाह। तो आप उनको पोजीशन ऐसे करें कि वो सिर्फ इस माइंडसेट में न रहें कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर उनके करिकुलम का एक बैलेंस्ड हिस्सा होगा जिसमें फंडामेंटल्स तो आपने बनानी है, अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, फिर उसका एड ऑन साइबर सिक्योरिटी, एआई की जो भी आपके इलेक्टिव्स हैं, लेकिन उसको फिर आप लिंक करें प्रैक्टिकल रियलिटी से, लाइफ से। उसमें आप उनको प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ला के दें, ओवरसाइट बॉडी बनाएं जो उनको एक्सपोजर दे कि रियल लाइफ के ये मसले हैं। और बहुत सारे मुल्क इसमें काम कर रहे हैं। बेतहाशा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जिसमें वो एक पूरा एक पार्टनरशिप है जी जी, गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की, एक्सपर्ट्स की, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की, जो आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देते हैं ताकि आप जब डिग्री करके निकले तो सिर्फ डिग्री किताबी ना हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में आपने हेल्प की हो, इंटर्नशिप हो, एक्सपीरियंस हो। और आप सिर्फ अपने हिस्से का सिर्फ साइबर हैं या सॉफ्टवेयर हैं या अकाउंटेंट हैं तो आप वो एक चीज ना सोचें, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हों, आपको बात करना आता हो, आपको दुनिया के मसाइल पता हो, यू शुड हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। तो वी नीड सॉफ्ट स्किल्स। ये कहते हैं कि जी सॉफ्ट स्किल्स आर एज मच इम्पोर्टेंट, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द हार्ड स्किल्स। पीपल लाइक देखिए, मैं आप किसी दुकान आप भी करते होंगे कि 2 दुकानें अगर हैं, मैं उस दुकान पे जाऊंगा जब मुझे I feel wanted, या someone talks to me, yes, I get connected with that person. Very true. तो you have to, हमने ये अफसोस के साथ कहूंगा पूरी दुनिया का एक ऑब्जर्वेशन है कि हम इतने बिजी हो गए कि लादे जा रहे हैं पढ़ाई पढ़ाई, ये पढ़ो वो पढ़ो। कितनी मेहनत कर रहे हैं कि हम क्या मेहनत इतनी कर रहे हैं कि हम एक अच्छा इंसान बना सकें, इंसान को, अपने बच्चे को, कि उसको सोशल स्किल्स दे सकें, सॉफ्ट स्किल्स दे सकें, दुनिया में कोलैबोरेशन की स्किल्स दे सकें, कि वो एक दुनिया को अच्छी तरफ ले जाए। सही। अच्छा जी, जो आप के साथ डिस्कशन चल रहा है, इसी से ही रिलेटेड मुझे एक जहन में सवाल आ रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन जी को किस तरह हम इम्प्रूव करें। अगेन, जब हम दुनिया की बात करें और हमें दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के कम्पीट करना है, तो वो क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर पे। जी। आप माशाल्लाह 90 कंट्रीज या दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एंड देन अगेन आपके रूट्स पाकिस्तान से ही हैं। बिल्कुल। अगेन, आपके वालिदैन का एक विजन था, स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव था, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ें मैनेज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसका आउटपुट देख रहे हैं। जी। मगर रूटीन में हमारे लोग इस चीज़ को बड़ा इग्नोर करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें थोड़ा सा इस पर गाइडलाइंस दें। कंपैरेटिवली आपका पूरा विजनर जो वर्ल्ड विजन है आपका, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिन मुल्कों ने अपनी क्वालिटी एजुकेशन पे एम्फसाइज किया है तो वो कहाँ है। जी, देखें, 2 मिसालें फौरन से सामने आती हैं। एक रिसेंटली मैं एक केस स्टडी देख रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए यहाँ भी स्कूलों में काम हो। तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल से बहुत पहले शुरू हो जानी थी। वो मैं और आप जो बात कर रहे थे कि जो मसले हैं वो जब पानी ऊपर तक पहुंच गया तो हमें ख्याल आया कि हमें कुछ करना था इसके बारे में। वो जब पानी आ रहा था कमरे में तब हमें सोचना था कि क्या इसके बारे में क्या करना है, थिंक अहेड। तो एस्टोनिया ने स्कूल लेवल पे एआई करिकुलम इंट्रोड्यूस किया। और ये कोई भी जो भी देखने वाला है वो गूगल कर ले, एस्टोनिया, गवर्नमेंट ऑफ एस्टोनिया, वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी इंटरव्यूज वगैरह कि जी आप आए, देखें, समझें, अप्लाई करें। सही। यूएई गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन अबू धाबी में लॉन्च की, ताम के नाम से, टैम के नाम पे। वो ऐसी ऐप, कहीं अबू धाबी में कोई रहता है वो आपको ताम के बारे में बताएगा कि मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस, मेरे एक्सीडेंट, मेरा रिपीट, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, सब कुछ एक ऐप हैंडल करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। वो कहते हैं हमने इतना अच्छा कर लिया कि आप दुनिया भर को रोल आउट कर सकते हैं। तो ये मिसालें हमें जब मिलती हैं तो हम होता है कि यार एक
अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, थिंक लाइक यू वांट टू सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम। अर्ली एज से हम बच्चे को स्कूल से ये माइंडसेट भी देना शुरू करें कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू पोजीशन योरसेल्फ, कि आपने बड़े होके क्या करना है जिससे आप लोगों के मसाइल को सॉल्व कर सकें। ये कंसल्टेंट माइंडसेट है। एक कंसल्टेंट, बहुत सीनियर कंसल्टेंट है, एक वन ऑफ द बिग फोर कंपनी में, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं अपने बच्चे को इस तरह ग्रो कर रहा हूँ कि he should start thinking about problems of this world and think how you can solve that problem, and if you can do that, you will enjoy a lot in professional world and you will be rich. It's a consultant mindset. What is your problem? How can I solve it? And you will always want me to come and help you out, and I can give you, like, you can give me revenue, benefit, whatever, monetary. और अच्छा, एक तो मैंने ये कुछ मिसालें दी। एक अगर आप एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो स्कैंडिनेविया बार बार आता है, डेनमार्क, स्वीडन, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही ऑल्टरनेट किस्म की एजुकेशन स्कूलिंग है कि वो खास फिक्स करिकुलम नहीं है, उनको बच्चों को बड़ा रिलैक्स किया जाता है, होमवर्क भी नहीं है, जो जो करना है वही करना है, और उनको उनकी जो स्किल्स है पूरी, जो ह्यूमन फुल यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको यूटिलाइज करना है। सही। तो इस तरह से हमें करिकुलम डिजाइन करना है कि स्कूल से उनकी एक माइंडसेट हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट कि हम उनको इतना ऑक्यूपाई कर दें ये 20-30 किलो के बस्ते लेके जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं ये सोचूं, उसको इतना टाइम दें आप अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि उसको मौका मिले कि अब उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें, उसके साथ वर्क करें, हेल्प करें टीचर्स उसको कि व्हाट एल्स यू वांट टू डू एंड हाउ कैन वी हेल्प। सही। अच्छा, टेक्नोलॉजी के बंदा जितना करीब जाता है तो कहते हैं कि हर चीज़ के कुछ अच्छे एस्पेक्ट होते हैं और कुछ तो बड़े ही खतरनाक भी होते हैं, और आपकी फील्ड जो है साइबर सिक्योरिटी है, इस वक्त पाकिस्तान में बड़े ही मामला चल रहे होते हैं और साइबर क्राइम हमारे यहाँ बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। मगर हम जब यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख रहे होते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि भाई वहाँ का अथॉरिटीज़ जो है ना कुछ अलग नज़रिए से सोचते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम, क्योंकि आप पॉलिसी में करें, आपकी पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होगा। यानी कि आप जुर्म की रोकथाम मुजरिम के सोचने से पहले करने की सोचते होंगे, यानी कि आपको आपकी ट्रेनिंग्स में ये भी होगा कि 10 गुना आगे सोचना है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर क्या लगता है कि हमें किस कदर अब प्रिवेंशंस लेनी पड़ेंगी साइबर सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़े मसले आप देख रहे हैं, इवन आजकल जो वार भी है दुनिया के अंदर, कोई जंग भी शुरू है तो साइबर वार शुरू हो चुकी है। देखें, एक तो ये कि हमें अवेयरनेस जो है ना, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये एक चीज़ मुस्तकिल आती है कि लोगों को, आवाम को अवेयरनेस देनी है एजुकेशन कि भाई ये फिशिंग का मसला है, कोई ईमेल आई है, इस पर ये क्लिक नहीं करना है, व्हाट यू वांट टू, व्हाट यू शुड लुक आउट फॉर, कि क्या ये जाली है, असली है। और अब जैसे AI टूल्स आ गए हैं, ये हमारे बेनिफिट के लिए भी हैं और हमारे हार्म के में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी वो इतना ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को कि आपके बारे में अंडरस्टैंड करके कि आपको जो ईमेल आएगी, आप वो ईमेल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और वो इतनी ट्रेंड होगी वो ईमेल कि आपको लगेगा कि जेन्युइन ईमेल है। और आपको नंबर 1 चीज़ जो फ्रॉडस्टर चाहता है वो आपको एक पैनिक मोड में लाना चाहता है कि आप रश डिसीजन लें, अभी करें, ये कॉल आई है आप अभी ये कर लें, आप ईमेल आई है अभी फौरन ये क्लिक कर लें, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ये फ्रॉडस्टर टेक्टिक्स हैं और इसमें कुछ और भी होती हैं, लेकिन अवेयरनेस पैदा करनी है इसके बारे में। और दूसरा ये कि देखें, सिर्फ कंट्रोल करने से मसले हल नहीं होते कि हम हर चीज़ बंद कर देंगे, मतलब यूके, यूएस या जो भी जगह आप करें। और मैं, ये मेरा पर्सनल मौक़िफ़ है, कोई किसी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है, ये भी ये वाज़े करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कहते हैं कि जी आप अगर आप बात करें तो बड़ा क्लियर कर दें कि ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नहीं है, आपका पर्सनल मौक़िफ़ ये है कि हम शऊर पैदा करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मुल्क की बात करें, अवाम की बात करें, शऊर पैदा करें, ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा थ्रू एजुकेशन ऑफ पीपल अबाउट दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग। कि फिशिंग हो सकती है, वॉइस
फेक जनरेशन ऑफ एआई अब तो खतरनाक, आप बैठे होंगे, आप ही की शक्ल, आप ही की आवाज में वो आपको कुछ कह रहा होगा। अभी वो एक कंपनी है अरूप के नाम से, आई थिंक अरूप का 20 मिलियन का शायद $20 मिलियन का उसको स्कैम, बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम हुआ कि वो उनके सीईओ की बिल्कुल उन्हीं वही ऐसा लग रहा था कि वही सीईओ उन्होंने कॉल की, ऑथराइज की पेमेंट, और एम्प्लॉय ने पेमेंट भी ऑथराइज कर दी। तो आप दुनिया इस पे जा रही है, तो हमें ये जैसे आप कहते हैं ना कि वो फेक एआई जनरेटेड जो आपकी जो सारी विजुअल्स हैं, ये इस पे भी आपको ख्याल रखना है। तो एआई इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प अस इन साइबर सिक्योरिटी एज वेल, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एआई एज वेल। अब हैकिंग एज अ सर्विस आ गई, बेडरूम में बैठा हुआ शख्स भी कोई टूल लेकर बड़ी बड़ी चीजों को हैक कर सकते हो। उसको मिनिमम उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं चाहिए, प्रोडक्ट सुइट अवेलेबल है बिकने के लिए। यस, तो the only way we can stay up to date is by educating ourselves and be prepared for this war. Be prepared. This is cyber warfare. This is what we said, cyber warfare. इनफरादी तौर पे हमें बस अलर्ट रहना है क्या हो रहा है। अच्छा, कुछ टिप्स होती हैं कि ये टिप्स अगर आप लें तो शायद आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा ही एक अब्यूजिव सा सिस्टम है कि किसी को भी उसके पर्सनल डेटा को थेफ्ट कर दिया या उसकी प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया। हमारे 90% केसेस प्राइवेसी ब्रीचिंग के हैं भाई, उसकी पर्सनल लाइफ वो जो भी कर रहा है, मगर लोग उसमें कहीं ना कहीं अमल दखल दे के उसको थ्रेट कर देंगे, हम पब्लिक कर देंगे, अगेन लेन देन का मामला ये वो। शायद मुझे नहीं आइडिया कि यूके में भी इस तरह के केसेस हो, मगर पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की चीजों में क्या टिप्स आप देंगे लोगों को, क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, क्या उनको एहतियात करना चाहिए? देखें, मोहतात रहें, और ये कि आगे अब एक मिसाल एक छोटी सी है कि लोग, और हम ही भी ये बात कर रहे थे अगेन, कि लोग पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं, तो आप अपना काम जो है वो अगर सिक्योर नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल है, तो उस पर ना करें। एक मेरे अपने साथ वाक़या हुआ कि मैं किसी टैक्सी में दुबई में बैठा, तो उन्होंने कहा मेरे टैक्सी में, मेरी गाड़ी प्राइवेटली रेंटेड कार थी, मेरे गाड़ी में वाईफाई है, आप उसको कनेक्ट कर लें। मैं भी एक्सपर्ट, आपने कहा जी एक्सपर्ट हूँ, मैं उसमें कनेक्ट किया वाईफाई। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं कभी कभार जहन में नहीं आती बातें, ये नहीं कि शऊर नहीं होता, जहन में नहीं आती, क्लिक नहीं करता आपको। अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं जब मैं मैसेज टाइप करके सेंड कर रहा हूँ, तो वहाँ से उसकी स्क्रीन पे से आवाज़ आ रही है, टंग ट्रिंग ट्रिंग। अच्छा, तो फिर मैंने एक टेस्ट दबाया, फिर आवाज़ आई, उसने वॉल्यूम नीचे कर दी। उसका वाईफाई कनेक्टेड था, और जो मैं कम्युनिकेशन अपनी वाइफ के साथ कर रहा था, वो कम्युनिकेशन उसके पास आ रही थी। ओह माय गॉड। अब ये देखें, आप ज़ाती पर्सनल लाइफ है आपकी, और भाई ये तो यानी आप लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पे चले गए ना। बिल्कुल, किसी की पर्सनल लाइफ में आपसे क्या लेना देना आपसे। लेकिन उसका मकसद कुछ भी होगा, उसका मकसद कोई डेटा ऑब्टेन करना होगा, नहीं करना होगा। लेकिन एक छोटी सी मिसाल आपको दी, यही हो, और ये बआसानी हो सकता है। जो आप वाईफाई पे जो कनेक्ट कर रहे हैं, ये सिक्योर नहीं है। वाईफाई पे वो उसने जिस प्लेटफॉर्म से दिया है, वो आपकी पूरी कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं है, नथिंग इज फॉर फ्री। एक राइटर है, शायद वियतनामीज राइटर है, ग्वाइन करके, वो टॉपिक निकल जाएगा, उसने बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट दिया था अपने बुक के अंदर कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। वो उसने वियतनामीज में कहा, लेकिन अंग्रेजी में भी कहावत है, देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। सही। अच्छा, अब कुछ कहते हैं कि इस मुद्दे से हटते हैं थोड़ा सा। दुनिया में माशाल्लाह घूमने फिरने का इत्तेफाक हुआ, कौन से 3 ऐसे मुमालिक हैं आपकी नज़र में जिनकी टेक्नोलॉजी देख के आप मुतासर हुए, यानी कि आप अपने आप को फील कर दे कि यार दे आर डूइंग समथिंग ऑसम फॉर द पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री एंड दे आर वेरी सिक्योर एंड जस्ट लाइक, जैसे आपने हमें बताया स्वीडन वगैरह का करिकुलम, सब चीज़ें, क्योंकि वो मुतासर कन तो हैं ऑब्वियसली। बच्चे कंधे ये वो बड़े रिलैक्स हैं, जो सीख रहे हो यही है, और अगेन वो हॉबीज में कन्वर्ट कर रहे हैं उनकी एजुकेशन को, जो मैं आपकी बातों से अक्स कर रहा था। ठीक है, तो बच्चे को बर्डन ना लगे पढ़ना, बच्चा उससे खुश होकर पढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर ये कि ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और पॉलिसी मेकर, तो दुनिया में कोई ऐसे 3 मुल्क आपके जहन में आ रहे हो जिसको देख के आपने कहा कि यार वाकई दे आर डूइंग समथिंग ऑसम? देखें, तो आपने जब मुल्क का कहा ना, मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा मेरे से एक्सपीरियंस ट्रैवल का पूछेंगे। नहीं, वो पूछना है, खानों की बातें करूंगा, वो बिल्कुल करेंगे, वो नेक्स्ट है। आप खाने की बातें करें, मैं तैयार हूँ हर वक्त।
तो नहीं, पढ़ाई डेफिनेटली 100% जो बात जो मुतासर करने वाली बात है, मैं आपको मिसाल अभी भी क्लू दिया, अबू ज़हबी जो अमारात में, हाँ बिल्कुल, अमारात में जो काम हो रहा है फैंटास्टिक। हद और सऊदी में जो इनोवेशन हो रही है, आप किसी टेक के इस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के स्टार्टअप के इकोसिस्टम किसी बंदी से आप पूछेंगे ना, जो इन्वेस्टर है, फ्रीली काम करना चाह सकता है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के साथ, वो इन जगहों का नाम फट करके आपसे लेगा, सऊदी अमारात। मैं उसमें एक और ऐड करना चाहूँगा पर्सनली, वो है जर्मनी। और वो मैं जर्मनी इसलिए ऐड करना चाहूँगा, एक वजह है उसकी। एक तो हम जर्मन मार्वल्स का हमेशा जिक्र करते हैं, उसकी मशीनरी, उसकी पायदारी। जर्मनी ने एक जर्नी ली है अपनी, उसके हिस्ट्री से, उसके पास से। मैं उस जनरेशन में कहूँ जब ईस्ट वेस्ट जर्मनी के दरमियान एक दीवार होती थी, कभी आपने सुना होगा, आप तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो ईस्ट वेस्ट जर्मनी की दीवार होती थी। ईस्ट में पसमानदगी थी, वेस्ट में वो यूरोप से कनेक्ट था, क्योंकि वो सोवियत एक ईस्ट सोवियत का हिस्सा था, और वेस्ट की लाइफ ही कुछ और थी। तो वो जब ज्वाइन हुआ, उसके बाद वो आगे बढ़े, प्रोग्रेशन की, यूनाइट होके। जी बिल्कुल, आगे का सोचा उन्होंने। तो मेरे लिए ये मैसेज है कि हम कितनी मिसालें देते हैं माशाल्लाह से, कि मुसलमानों में कितने नामवर साइंसदान गुजरे हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अलजबरा हम पढ़ते हैं, अलजबरा, ठीक है, एक बेसिक सी मिसाल थी। हम अंदलूसिया की बात करते हैं, वहाँ पहले पायनियर्स हमने स्ट्रीट लैंप्स लगाए, ये फैक्ट्स हैं मुसलमानों के। लेकिन हम माजी से आगे नहीं बढ़े, हमें उससे इंस्पायर होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कि अब हम आगे मज़ीद क्या क्या करें। माजी को इंस्पिरेशन लें, बट थिंक अबाउट द फ्यूचर। तो इसलिए मैंने जर्मनी का कहा कि दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, विजन के साथ। जी, और उसमें एकेडेमिया, यूनिवर्सिटी, रिसर्च, अपने लोगों के सोशल वेलफेयर किस तरह से इंगेज करना है, वो क्वालिटी बड़ी बढ़ाई उन्होंने। हमारे ज़ैबिस से हमारे साथ के लड़के गए, जब मैं ऑक्सफर्ड जा रहा था, तो उस वक्त जो है वो जर्मनी निकल गए पढ़ने के लिए, उनकी स्कॉलरशिप आई थी, लेकिन कंडीशन ये थी कि आप जर्मन सीखेंगे। बिल्कुल। ऑक्सफर्ड के वक्त मुझे रशिया से, मॉस्को से एक भी आई थी इनवाइट, जो मैंने अगेन कंडीशन थी कि आप रशियन में करेंगे, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, वो रशिया की ऑक्सफर्ड है, लोमोनोसॉव जिसे आप कहते हैं। तो वहाँ से एक एडमिशन आया, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आसान एक ज़बान का आसानी हो जाती है ना, तो ऑक्सफर्ड जाते हैं। सही। अच्छा, दुनिया घूमे, कौन से 3 ममालिक जिनका कल्चर या रिचुअल्स बहुत पसंद आई? जैसे आप यहाँ से इंटीरियर जाते हैं, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कुछ रस्में होती हैं जो देख के लोग बड़ा फैसिनेट होते हैं, यार ओ माय गॉड, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं था, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो कौन सी 3 कंट्रीज थी जिसकी रसूमात या उनका कल्चर आपको बड़ा पसंद आया? इससे मुझे एक और बात याद आई, लेकिन मैं उस पर आऊँगा। पहला नंबर 1 जो जहन में आता है वो तुर्की। ठीक है, क्योंकि उनके कल्चर, उनकी सकाफ़त, उनका म्यूज़िक, उनका खाना पीना, मोहब्बत, अनडाउटेडली मुझे बहुत उसने मुतासिर किया। और हम जब भी जाते हैं बड़े वेलकम होते हैं, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत दे जस्ट वेलकमिंग एवरीबडी काइंड ऑफ थिंग। तो हमारे लिए लेसन्स भी हैं उसमें। दूसरा, मेरा एक ऑब्सेशन है, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। ठीक है, तो यूरोप, हर एक को एक फैसिनेशन होता है। मुझे पुरानी बिल्डिंग से बड़ा लगाव है, पुराने, अगर आप इटली के, ऑस्ट्रिया की पुरानी वो सड़कें देखें, कॉबल्ड स्ट्रीट जो कहते हैं, जो ये फिल्मों में दिखाते हैं, वो पतली पतली गलियाँ, उनमें जाके बैठ के बेंचेस में कॉफ़ी पीने का बड़ा शौक़ है। तो ये वियना में और या मिलान में, यहाँ पर ये जो कॉफ़ी शॉप्स, एक छोटा सा कोई बड़ा ब्रांड नहीं, कोई छोटी सी कोई एक फैमिली बिजनेस, तो वहाँ पर आप बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे हैं, पीछे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक, कोई हलचल, लोगों की गहमा गहमी है, वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। लेकिन हर जगह की एक अपनी यूनिक चीज़ होती है, हर जगह की यूनिक चीज़ होती है। तीसरा, मैं वापस आऊँगा, ये सारे 90 कंट्रीज़ में घूमने ने मुझे पाकिस्तान की वैल्यू कल्चरली एंड टूरिज़्म पर्सपेक्टिव बहुत मुझे दोबारा रिमाइंड कराया कि हम चिराग तले अंधेरा वाली बात है कि हमारे पास कितनी खूबसूरत जगहें हैं, उसको मैंने अप्रिशिएट करना सीखा। और उस पर फिर मैंने रिसर्च की कि ये कल्चरल, देखें लैंग्वेजेस हमारी कितनी है सूबों की, लैंग्वेजेस आर पावर, आवर पावर, वी हैव टू एक्सप्लोर। आप यूके में वेल्श लैंग्वेज है,
वो इंग्लिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है वेल्श, बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो उनकी कल्चर का हिस्सा है, वेल्स की कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल। तो हमें वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट द लैंग्वेजेस। हमारे जितने सूबों की खूबसूरत सकाफत है, खाना है, ज़बानें हैं, ये हमें अप्रिशिएट करनी है। और हर एक का एक अपना एक हेरिटेज है, कहीं से आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा का इलाका, और इस पर मैंने बड़ा रिसर्च किया। मेरा अगला जो एक मिशन होना था वो वाखान कॉरिडोर होना था। इस पर बड़ा लंबा एक अलग एक गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर जरूर करना होगी चाहूंगा। भी, होगी भी इंशाल्लाह। तो वाखान कॉरिडोर और जो उसके ऊपर ताजिकिस्तान का एक एरिया है, और फिर हमारा बुर्श की जो बोलने वाले लोग हैं, ये कजन्स हैं आपस में, कजन्स से सिल्क रूट जी। और मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की। यूके में साइंटिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने इस पर बड़ा आर्टिकल लिखा है, और आई एम वेरी इम्प्रेस एंड वी शुड बी वाउड बाय इट कि दे आर द जनरेशन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड हिज आर्मी। कि अलेक्जेंडर के ज़माने में उसके जो सोल्जर्स थे वो, क्योंकि अलेक्जेंडर को इंडियन सब कॉन्टिनेंट फतह करना था जी बिल्कुल, और फिर विंटर आ गई तो उसके सोल्जर्स जो इंजर्ड थे वो वहाँ पर सेटल हुए, और उनके फिर जनरेशंस वहाँ से चली। तो हम अब ये चित्राल, गिलगित, हुंजा के जो लोगों को देखें, उनकी कलर्ड आइज हैं, ब्लॉन्ड हैं, कहते हैं जी यूरोपियंस आ गए। ये जनरेशन, ये वही ग्रीक और वही रूट्स हैं सारी, मैसेडोनियन, ग्रीक, सेंट्रल यूरोपियन रूट्स हैं जो हमारे यहाँ मौजूद है। तो एक बिल्कुल ही यूनिक कल्चर है। उसको पता कैसे लगा कि उनके जो अल्फाज हैं, उनकी पॉटरी है, उनकी ड्रेसेस हैं, तो ये इन्होंने पूरा रिसर्च करके निकाला कि ये देखो, ये तो इनके ट्री है और उनका ट्री है, मैच कर रही है चीज़ें। इस तरह से इन्होंने पूरा जर्नी फॉलो की अलेक्जेंडर की। और ये तो हमारे कल्चर हमारे अपने हिस्से में, हमारे पास मेरे ख्याल से 7 या 8 हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड ऑफ द 15 है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आई चेक तो नॉर्थ और साउथ पोल के बाहर सबसे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन जो ग्लेशियर्स की है, वो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें इसको सस्टेनेबल टूरिज्म में करना है। ये मेरा एक और पैशन है जो जिस पे हमें सस्टेनेबल टूरिज्म पैदा करना है, जिससे हमारी इकोनॉमी सस्टेन हो सके। बिल्कुल। और एक बहुत मुख्तसर बात कि एक बिलियनर है, थाईलैंड में रहता है, अमेरिकन है, उसका शायद नाम बिल हैंकी करके उसका नाम है। उसके रियल मैंने इकोनॉमिक फोरम हुआ बैंकॉक में, वो अटेंड किया, मैंने लाइव सुना उसको। तो वो इतने मेच्योर हो चुके हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें कि यार अगर आपने पूरे साल अपने आप को खोल दिया टूरिज्म के लिए, आपकी सारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, आपके कोरल रीफ्स हैं, आपके खूबसूरत ग्लेशियर्स हैं, तो सब कचरा हो जाएंगी। यस, आपने प्रिजर्व ही नहीं कर पाएंगे आप। आपको गैप देना है, कंपलसरी गैप देना है कि वो अपना आपको सस्टेन कर सकें, ब्रीड कर सकें। और दूसरी बात ये है कि एक सस्टेनेबल बिग मॉडल की तरफ आप, इन्वेस्टमेंट मॉडल की तरफ आए जिससे आपकी इकोनॉमी में वापस आए। उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा कि अगर आप बैक पैकर्स देखे, जो बैक पैकर्स आते हैं ना, 1-1, 2-2 वाले, हम इतने हॉस्पिटेबल लोग हैं कि हम फ़ौरन से उनको मुफ्त में चीज़ें ऑफर कर देते हैं, ग्रेट, वेलकमिंग। लेकिन ये इकोनॉमी, तो उसने ये बात की, इट वाज हिज स्टेटमेंट कि दीज बैकपैकर्स आर सकिंग द इकोनॉमी। यस, ये लेके जा रहे हैं, दे के नहीं जा रहे। बिल्कुल सही कहा। तो हाउ देन वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ डू वी मेक दिस सस्टेनेबल फॉर अस। और ये भी नहीं कि हम इतना ओवर टूरिज्म कर दें कि वो कौन से जो खूबसूरत हमारे नॉर्दर्न एरियाज में हम फोटो देखते हैं, क्या कचरा बन गया उसमें। बिल्कुल ऐसा ही, खाया पिया। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग, बट या। अच्छा, 3 कोई ऐसी कंट्रीज जिनका वेदर बड़ा पसंद आया, क्योंकि जब ये कल्चर के बाद दूसरी चीज होती है वेदर। कहते हैं ना कि बस दिल कर रहा था जन्नत ही यहाँ है। आपने हुंजा और ये सिल्क रूट की तो बात कर ली, नो डाउट, और आपने कंपैरेटिव भी बताया है। मुझे आइडिया हो रहा है कि आपकी प्रायोरिटी में पाकिस्तान जरूर होगा, मगर इसके अलावा 3 कंट्रीज आपको ही बताएं जिनको देख के आपने कहा कि वाकई। जी, अच्छा, पाकिस्तान में तो हर सीजन मौजूद है ना, नॉर्थ में बर्फ है और नीचे हम वी हैव वैरायटी एंड वी शुड आई अप्रिशिएट। उम्र के साथ साथ और ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे हुई। मुझे अच्छा, चूँकि कराची में पले बड़े तो हमें गर्मी मिली ना, तो बर्फ़ देखी नहीं थी। पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में बर्फ़ देखी थी जब अब्बू के साथ हम गाड़ी में खुजर के रास्ते कोयटा गए और वो आगे चमन, लोरालाई वगैरह गए, तो बर्फ़ वहाँ देखी थी। वरना इसके अलावा बर्फ़ ज़िंदगी में बड़े होते तक नहीं देखी, तो ऐसा लगता था कि कोई अजीबोगरीब कोई फेरी टेल वाली चीज़ है। तो उसके हवाले से मैं बात की, मुझे जब मैंने रशिया बहुत एक्सटेंसिवली घूमा, मैंने पूरा सफ़र किया, बहुत बड़ा मुल्क है ये रशिया, बहुत ज़्यादा, 7 टाइम जोन्स हैं इसके अंदर। और मुझे इत्तेफाक हुआ कि मॉस्को से लेकर वो दूसरे कोने तक, व्लादिवोस्तोक जहाँ से अलास्का बिल्कुल करीब है,
और इतने टाइम जोन्स हैं, लेकिन फिर भी वो 24 घंटे या 22 घंटे डिफरेंस है। कैसी टाइम जोन्स, अजीब सी बात है कि मैं सामने देख रहा हूँ, कह रहा हूँ तुम तो एक पूरा एक दिन आगे हो हमसे और एक दिन पीछे हो। दैट्स हाउ टाइम जोन्स वर्क। बिल्कुल। तो रशिया में मैंने -35 देखा, -37 देखा, और मतलब ये हाल कि अगर आप ग्लव्स उतार दें तो आप विद इन अ मिनट फ्रीज हो जाए। यू विल नॉट फील एनीथिंग, तकलीफ देगी। लेकिन निज़ाम सारा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, ट्रेन चल रही है, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेन वक्त पे चल रही है, बसें वक्त पे चल रही हैं। इतना बड़ा मुल्क है वो चल रहा है। तो इट वॉज इम्प्रेसिव कॉम्बिनेशन। मुझे मौसम बहुत पसंद आया। यूक्रेन मैं कई साल जाता रहा, लोगों को यूक्रेन के बारे में पता नहीं था जब तक जंग नहीं हुई। इवन इंग्लैंड में भी बहुत से लोग के उनको पता ही नहीं था यूक्रेन के बारे में, उसके ज्योग्राफी के बारे में। और मैं इतना ट्रैवल कर चुका था यूक्रेन की, मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये जो जंग की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल हो रही है, इसका मकसद क्या है, कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। आई न्यू दिस इन माई माइंड। तो मुझे मौसम बहुत अच्छा लगा। पोलैंड का मौसम, ये सर्द ममालिक के मुझे मौसम बड़े अच्छे लगे। रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, इनकी ठंड बहुत शदीद है तो वैसे काज़ाकिस्तान की भी, लेकिन ये एक्सेप्शन मेरे लिए, मेरे पसंदीदा ममालिक में आते हैं। सही। कोई 3 ऐसी कंट्रीज जिसका खाना आपने एक्सप्लोर किया हो, टर्की और पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी आप कन्फेस कर चुके, तो मैं ये चाहूँगा कि कोई 3 ऐसी कंट्रीज, कोई ऐसी 3 डिशेस बता दें। हर कंट्री की एक डिश भी ले सकते हैं जिसको खाने के बाद आपको फील होगा देयर इज समथिंग, ओह माय गॉड। अच्छा, आपने ओ माय, ट्राई तो सारे मैंने फूड ज़रूर करता हूँ लोकल। मालदीव्स जब किया तो उनके खाने ट्रेडिशनल जो अपने हैं, डिश का नाम याद नहीं है लेकिन उन्होंने थोड़े से अपने कुछ बताए थे। श्रीलंकन करीज मुझे बहुत पसंद आई। श्रीलंका के अपने जो मसाला जाते हैं, मिर्चों वाला खाना है, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और श्रीलंका में तो जाके बड़ा इत्तेफाक हो, ज़बान जहाँ ना सीखे वहाँ स्पोर्ट हमारा क्रिकेट साथ देता है। मैं कोलंबो वॉक कर रहा था तो ज़बान नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कहा यू वांट टू प्ले क्रिकेट, हम वहाँ पर क्रिकेट, ओ पाकिस्तान से आए, ओ दे नो वसीम अकरम, दे नो वकार यूनिस, तो हमारे लेजेंड्स। बहरहाल तो श्रीलंका का खाना मुझे बहुत पसंद आया। अपने थाईलैंड में टॉम यम सूप है, ये अच्छा है। इटालियन पास्ता है, पास्ता की तरह तरह की किस्में होती हैं, हम तो 1-2 ही जानते हैं ना, वो तो बहुत तरह की किस्में हैं। ये कहने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुझे पसंद आए। अच्छा, अगेन पाकिस्तान में ठंड है तो ड्राई फ्रूट्स हैं। 3 ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डिफरेंट ड्राई फ्रूट खाया हो जो आपने कभी ज़िंदगी में एक्सप्लोर नहीं किया, और आपने जब उसका बाइट लिया तो आपको अगेन जिस तरह भी आपने खाया होगा आपको तो पता चल गया होगा कि भाई ये फ्रूट है, मगर पाकिस्तान में कभी भी नहीं खाया, बाहर खाया और मतलब अमेजिंग था। पाकिस्तान में जो हमारे बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ ईरान का, अफगानिस्तान का जो चमन के रास्ते जो आते हैं, हम तो बचपने में वहाँ अब्बू के साथ, जैसे हमने कहा कि बॉर्डर एरिया, पिस्ता, बादाम, काजू सब बेहतरीन, ठीक है। मगर इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ जो आपने बाहर एक्सपीरियंस की है दुनिया के दूसरे ममालिक? ड्राई फ्रूट या कोई चीज़? क्या ड्राई फ्रूट, जैसे रशिया आप कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा। नहीं, ड्राई फ्रूट्स हमारे यूनिक हैं, ये मानने पड़ेंगे। और जगहों के ड्राई फ्रूट्स आते हैं, लेकिन हमारे ड्राई फ्रूट्स बेहतरीन हैं, टेस्ट वाइज बहुत रिच है जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा ऑफ कोर्स वो मतलब वो अगर आप मिडल ईस्ट के ड्राई फ्रूट्स वगैरह देख लें वो हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स अगर आप कह रहे हैं कि हाँ इस हमारे रीजन का खित्ते से ज़्यादा पाकिस्तानी हुआ, अफगानी हुआ, ईरानी ड्राई फ्रूट्स हुआ, इसका कोई मुकाबला नहीं। सही। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हम इन फ्यूचर भी रब्ता करेंगे, और कोशिश यही होगी कि जिस तरह आपने बात की सिल्क रूट के ऊपर भी आप चीज़ें कर रहे हैं, तो हम ऑनलाइन भी, क्योंकि दुनिया अब बहुत इजी हो चुकी है कि एक क्लिक पे हम एक साथ बैठ के बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे जा रहा है, तो अगेन बहुत बेहतरीन टाइम आपके साथ गुजरा और मेरे व्यूवर्स ने बहुत इन्जॉय किया आज आपके साथ ये डिस्कशन। बहुत सारी लर्निंग्स हुई हमारी कि ज़िंदगी को किस तरह लेके जाना है, क्या करना है, और हम जो मुझे फ़ील हुआ, जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने आपसे आज सीखी कि अपनी हॉबीज़ जो है ना, अपने इंटरेस्ट को बना दो, तो फिर वो इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सराउंडिंग्स को भी कुछ दो और ख़ुद भी तस्कीन में आ जाओ। इसी बेसिस को लेते हुए मैं ये चाहूँगा कि शो का एंड आपकी किसी मैसेज के साथ होना चाहिए। मेरा मैसेज सिर्फ इतना होगा कि ज़िंदगी में नाकामियाँ आती हैं, डाउनफॉल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन ज़िंदगी इतनी छोटी है कि उसमें पॉजिटिव्स को देखें और ये कोशिश करें कि इस बात पे टाइम वेस्ट ना करें कि ज़िंदगी में मेरे साथ ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, इसने इतना बुरा कर दिया, या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। हम
अपने लिए खुद क्रिएट करें अपॉर्चुनिटीज़, अपने लिए खुद मेहनत करें। क्या हमारी सलाहियत है जो हमें और यूनिक है हमारे, जी जी बिल्कुल। हम हर इंसान के अंदर एक चीज़ यूनिक होती है, उसको एक्सप्लोर करें और पॉजिटिव रहें और एक दूसरे की मदद की कोशिश करें। उसको आपको सेटिस्फैक्शन भी होगी, उससे आपकी नेटवर्किंग भी होगी, वो आपको याद भी रखेगा, हो सकता है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, आपको जॉब भी मिल जाए। सो व्यूअर्स, इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम पे जाता है। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर अगली एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे अलमनाइज के साथ। स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ FM डिजिटल।